हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को आम्ल क्षारक एवं लवण के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करा दिए थे। अर्थात जो चैप्टर 2 है आप लोगों का क्लास 10th का साइंस में आम्ल क्षारक एवं लवण, वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से चैप्टर 3 यानी कि धातु एवं अधातु लेकर के आया हूँ। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकली कोई विशेष आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ें समझ करके चलनी है। अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ समझ में आ जा रही है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समझकर आगे बढ़ें। रटना कुछ नहीं है, सब समझकर चलना है और एक बार समझ में आने के बाद लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चूंकि चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो एक सारणी बना करके हम इसके बारे में लिख लेते हैं। अब जो धातुएं होती हैं एक एक के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। जो धातुएं होती हैं इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। पहले दोनों की डेफिनेशन समझ लिया जाए, जो मॉडर्न तौर पर आप लोगों के NCERT में और जो सब जगह मान्य होने वाली जो परिभाषा है धातुओं की एवं अधातुओं की, उसको पहले समझ लेते हैं। तो धातु किन्हें हम कहेंगे? धातु उन्हें कहेंगे आमतौर पर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या बनाएंगे? धन आयन बनाएंगे। अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम कहते हैं धातु। अगर कोई आपसे पूछे धातु किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ या वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की टेंडेंसी प्रवृत्ति रखते हैं, वैसे तत्व धातु कहलाएंगे। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, वे अधातुएं कहलाएंगी। अब अगर हम बात करें धातुओं और अधातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति, तो आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। अर्थात यदि हम आवर्त सारणी में दोनों की स्थिति को जानना चाहें तो आवर्त सारणी में दाईं तरफ हमको अधातुएं मिल जाएंगी और बाईं तरफ मिल जाएंगी धातुएं। धातुएं क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से क्या बनाएंगी? धन आयन। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं या ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो अधातुएं हो जाएंगी ऋण आयन बनाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई दोनों की परिभाषा। अब जो धातुएं होती हैं इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो ये हो गई धातुओं की धात्विक चमक। दूसरा क्या होता है? जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम और
पोटेशियम को छोड़कर। देखिए हम इसमें जो आप लोगों को टेंडेंसी बता रहे हैं, इन टेंडेंसीज में मैं जो क्वेश्चंस उठ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आपको उनको भी डिस्कस करते चलता हूं। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो ये यही धातुएं हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये जो धातुएं हैं ये इतनी मृदु होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये दूसरी हो गई टेंडेंसी इनकी। कुछ एक्सेप्शंस जो हैं साथ में उनको हम लेते चलेंगे। तीसरी जो टेंडेंसी है वो होती है धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। ज्यादातर धातुएं किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में। अगर ये किसको छोड़ दिया जाए, मरकरी या इसी को कहते हैं पारा, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg को छोड़कर। अगर Hg को छोड़ दिया जाए, मरकरी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी की जितने भी धातुएं हैं वो क्या हैं, ठोस हैं। अब जो धातुएं होती हैं, धातुओं में क्या होता है, कुछ गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के बारे में जान लीजिए। जो धातुओं का एक गुण है उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये होता है धातुओं का गुण। आघात वर्धनीयता का मतलब पीट कर इनको पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात जो धातुएं हैं उनको चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जो पांचवा गुण है वो होता है तन्यता का गुण। तन्यता का गुण इसमें क्या होगा, इससे क्या बनाए जाएंगे, तार। जो तन्यता का गुण है धातुओं का, इससे तार बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो धातुएं हैं उनको खींचकर बढ़ाकर तार बनाया जा सकता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो हम लोगों का सोना है, सोना इतना तन्य होता है कि लगभग 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार तक खींच सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो ज्यादातर वायर्स एल्युमिनियम और कॉपर वगैरह की जो कि धातुएं हैं के ही बनाए जाते हैं। वायर्स बनाने के पीछे एक और कारण है, क्योंकि जो धातुएं ही होती हैं वही विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं। इसमें भी आप लोगों को एक एक्सेप्शन मिलेगा जो आगे चल के जब धातुओं के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। जो इसका 6th प्रॉपर्टी है वो आप लोग लिख लीजिएगा। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज हो गई आप लोगों की धातुओं की। और बाकी तो ये धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो धातुएं हैं वो धन आयन बनाएंगी। अब इसी में हम आप लोग चर्चा कर लेते हैं अधातुओं के बारे में। तो जो अधातुएं हैं इनके बारे में लिखते चलते हैं। सबसे पहली बात यहीं से आप लोग समझते चलिए, ये चमकदार नहीं होती हैं।
जो अधातुएं होती हैं इनमें कोई धातु चमक नहीं होती है, लेकिन इसका भी एक एग्जाम्पल है आयोडीन। ठीक, तो ये आप लोग जान लीजिए आयोडीन में क्या होती है, चमक होती है। एक्सेप्शंस आप लोगों को सब में मिलेंगे, यही हमारी केमिस्ट्री की या साइंस की विशेषता है कि अगर साइंस में कोई भी रूल्स बनाया गया है तो उस रूल के आपको एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी एक्सेप्शन लेते हम लोग चलते हैं। जो दूसरे में हम लोगों को क्या लेकर के चलना है कि जो अधातुएं होती हैं वो ठोस नहीं होती हैं। जो तीसरा गुण है वो बताया गया है कि ठोस अवस्था, जो ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाएंगी, ज्यादातर गैसीय अवस्था में पाई जाएंगी। जो अधातुएं हैं वो मैक्सिमम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट इन द नेचर। जो ज्यादातर अधातुएं हैं वो प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। इनकी खास बात क्या है, ये ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, ये एक्सेप्ट करेंगी। तो इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और धातुओं को इलेक्ट्रॉन डोनर कह सकते हैं। अंडरस्टैंड, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो आघात वर्धनीयता की बात की गई है तो अधातुएं जो होती हैं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं और ये क्या होती हैं, ये भंगुर होती हैं। अब जो मैंने कठोर की बात बताई थी कि ये कठोर नहीं होती हैं, जो मैंने बताया था कि ये कठोर नहीं होती हैं धातुएं अधातुएं, तो इनका भी एक एग्जाम्पल है सबसे बड़ा हीरा। हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप हीरा अब तक जो प्रकृति से प्राप्त सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। अब आप लोग मन में विचार चल रहा होगा कि अभी तो बताया कि अधातुएं कठोर नहीं होती हैं और धातुएं कठोर होती हैं, जबकि जो हीरा है संसार का सबसे कठोर पदार्थ वो एक अधातु है। अधातु में कौन है, कार्बन का अपर रूप है। हीरे की संरचना पूछ ली जाती है तो हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। इतने में कोई दिक्कत, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय, कार्बन का एक अपर रूप है और प्रकृति में पाई जाने वाली कठोरतम जो कोई पदार्थ है वो हीरा है। ठीक, चमकदार भी काफी है। तो चमकदार किस लिए है, चमकदार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हीरा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तन्यता, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जब भंगुर होती हैं तो इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा, तो लिख लेते हैं। ठीक, अब जो 6th पॉइंट है वो है विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं जो होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं और इसमें भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट क्या एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत चालन करता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया अधातुओं का।
तो ये है धातुएं, ये है अधातुएं, इनके गुणों को डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, तब तक मैं साइड हो लेता हूं, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है, ये हो गए जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, वो थे भौतिक गुण, धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। और अब पढ़ेंगे हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण। ये है धातुओं के रासायनिक गुण। अब इनमें हम लोगों को फिर वही पुरानी रिएक्शंस लेकर के चलना है, उसमें कुछ नया आप लोगों को मिलना नहीं है। तो बस बोरिंग कुछ नहीं है, सब पहले से पढ़ाया है, तो आप लोगों के लिए आसान होगा। पहले इसमें है वायु में दहन। वायु में दहन, तो इसमें बस सीधी सी बात है, कोई मेटल है उसको वायु में रख दीजिएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो जाकर के धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। बस सीधे सीधे ही लिख लेना है कि कोई धातु है और प्लस ऑक्सीजन मिल गई उसको वायु से, क्या बना लेगा, धातु ऑक्साइड। ये हम लोगों का हो गया इसका धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। अब जो पिछले चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था अम्ल क्षारक एवं लवण, चलिए इसका पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Cu है और प्लस O2 है, गिव्स आउट, इसको 2 कर लो तो बन जाएगा 2CuO। बस इतना समझ में बात आ गई होगी आप लोगों को कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं कैसे बनते हैं। धातु का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी दे दूं, पिछले चैप्टर से रिलेट करते चलो उस चैप्टर को। जब मैंने आप लोगों को अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, क्षारीय भी व्यवहार कर देते हैं और
अम्लीय व्यवहार भी कर देते हैं। इनमें आता है Al2O3। ये ऐसा धातु ऑक्साइड है जो क्या करता है, क्षारीय व्यवहार भी करता है और अम्लीय व्यवहार भी करता है। अर्थात इसको चाहे धातु जो चाहे क्षार से रिएक्शन करा दो और चाहे अम्ल से रिएक्शन करा दो, कुल मिलाकर के ये बनाएगा लवण और जल। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इनको कहते हैं उभयधर्मी, ये भी याद कर लीजिए। ये होते हैं उभयधर्मी। अब आगे बढ़ते हैं, जो धातुओं और धातुओं की रिएक्शन है। अब जो धातु ऑक्साइड हैं, इनके और कुछ प्रगुण बताए थे कि जो धातु ऑक्साइड हैं वो जल में विलेय होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं धातु ऑक्साइड वो जल में विलेय हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो धातु ऑक्साइड जल में अविलेय होते हैं। उनमें है, मान लीजिए कि आप ले लिए Na ले लिए प्लस Na2O है। चलिए पहले धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। इसको संतुलित कर लेना आप लोग। संतुलित करना अगर ज्यादा जरूरी हो तो बता देते हैं। 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आप पहले 2 कर लीजिए और यहाँ पर Na कर लीजिए 4। यहाँ पर आप लोगों का समीकरण संतुलित हो गया। अब जो है Na2O और प्लस H2O गिव्स आउट, ये बना लेता है NaOH Na2NaOH। तो 2 हो गए हो और H2 मिला करके 2NaOH बन जाएगा। तो ये बना लेते हैं, जाकर के क्षार बना लेते हैं। धातु ऑक्साइड जाकर के जल में विलयन बनाएंगे और धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो ये सब हो गए कुछ धातु ऑक्साइड के बारे में बेसिक जानकारी। आगे बढ़ते हैं। पहला तो था वायु में दहन, दूसरा पढ़ना है जल से। अब जल से जब धातुओं की क्रिया होगी तो सीधी सी बात है, कोई धातु है और क्या बना लेगी, वो जल से रिएक्शन करेगी। सबसे बड़ी बात तो OH इसका लेकर के क्या बना लेगी, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक। अब धातु ऑक्साइड मान लीजिए Na है, आपने Na ले लिया प्लस ले लिया H2O गिव्स आउट, क्या बना लिया इसने NaOH बना लिया। ठीक। अब यहां आप लोगों को 2 कर लेना है, इसको भी आप लोग 2 कर दीजिए। तो 2 2 4 प्लस निकाल दे दीजिए H2 और यहाँ पर कर लीजिए 2। ये हो गया समीकरण आप लोगों का संतुलित। तो क्या बना रहा है, एक तो धातु हाइड्रोक्साइड बना रहा है और दूसरा साथ में क्या रिलीज कर रहा है, H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो ये तो हो गई कुछ ज्यादा जो एक्टिव धातुएं होती हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मिला करके बना लेती हैं धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये रिएक्शन हो गया
ठंडे जल के साथ। अब कुछ धातुएं होती हैं जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, वो रिएक्शन करती हैं गर्म जल के साथ। अब गर्म जल के साथ भी वो रिएक्शन करती हैं तो पूर्णतः रिएक्शन नहीं करती हैं। अब ये H2 गैस, इसके बारे में पहले कुछ जान लीजिए कि जो H2 गैस निकलेगी वो क्या करेगी। H2 गैस अत्यधिक एक्टिव गैस है, ये बाहर जाकर के क्या कर लेगी, खुद को ज्वलनशील बना लेगी और ज्वाला प्रकट हो जाएगी। तो जो ये रिएक्शन है वो क्या है, जब ज्वाला प्रकट होगी तो उष्मा, और उष्मा होगी तो उष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है ये। और जब कभी भी सोडियम को पानी में डाला जाता है तो वो तुरंत जलने लगता है, किसके कारण, H2 गैस रिलीज होने के कारण। अब जो कुछ धातुएं होती हैं वो होती हैं ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे लेकिन गर्म जल के साथ रिएक्शन करेंगी, और गर्म जल के साथ भी रिएक्शन करके क्या करेंगी, आंशिक दहन होगा उनका। ठीक, तो आगे देखते हैं। ऐसा दूसरा एग्जांपल इसमें का जो है, जैसे मैग्नीशियम है और इसको H2O के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस निकल जाएगी। इसको यहां कर लो 2। ठीक, 2 H यहां आ गए, 2 यहां आ गए और H2 बाहर हो गया। तो ये तो हो गया H2O और मैग्नीशियम का रिएक्शन। एक इसके साथ करेगी रिएक्शन गर्म जल के साथ, ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। धातु का ये गुण हो गया। अब इसमें अभी धातुओं में कितने टाइप से धातुएं रिएक्शन करती हैं जल के साथ, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब कुछ धातुएं जो हैं वो ऐसी भी हैं जो ना ठंडे जल के साथ रिएक्शन करेंगी ना गर्म जल के साथ रिएक्शन करेंगी, वो क्या करेंगी, भाप के साथ रिएक्शन करेंगी, वेपर। ठीक, जो कुछ ऐसी धातुएं भी पाई जाती हैं जो क्या करेंगी, ना ठंडे जल के साथ रिएक्शन करेंगी ना गर्म जल के साथ रिएक्शन करेंगी। वो किसके साथ रिएक्शन करेंगी, वो भाप के साथ रिएक्शन करेंगी और क्या बना लेंगी, वो उनकी खास बात है, वो बनाएंगे धातु। यहाँ पर धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वो धातु ऑक्साइड बनाएंगी। ये यानी कि ये है तीसरा। अब है ये Fe प्लस H2O। क्या करेंगी, ये बना लेंगी, गिव्स आउट Fe2O3। संतुलित कर लेते हैं, इसको कर लीजिए 3, इसको कर लीजिए 2, तो 3 को हो गया, तो कर लीजिए 3H2 प्लस में निकाल लीजिए। एक इसके साथ रिएक्शन करेगी, ये भाप के साथ रिएक्शन करेगी, तो ये हो गई धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जितने टाइप से धातुएं जल के साथ रिएक्शन करती हैं वो सब मैंने इसमें बता दिया है। पहला है धातु ठंडे जल के साथ रिएक्शन कर लेगी, बना लेगी धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगी। दूसरा है जिसमें धातु गर्म जल के साथ क्रिया करेगी, वो मैग्नीशियम है ऐसी धातु, और वो गर्म जल के साथ क्रिया करके बना लेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है एल्युमिनियम भी होता है और जो आयरन होता है। ये ऐसी धातुएं हैं जो क्या करेंगी, ना गर्म जल के साथ क्रिया करेंगी ना ठंडे जल के साथ क्रिया करेंगी, ये भाप के साथ क्रिया करेंगी। और भाप के साथ क्रिया करके जनरली इनको जल के साथ क्रिया करके बनाती थी धातु हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो अम्ल के साथ। धातुएं अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, तो जब मैंने आप लोगों को अम्ल क्षारक और लवण की पाठ पढ़ाया था तो उसमें जब बताया था कि अम्ल जब धातुओं से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो वही बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जब धातुएं अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, धातु किससे रिएक्शन करेगी, प्लस अम्ल से रिएक्शन करेगी और क्या बना लेगी, बनाएगी धातु का लवण और प्लस क्या बना लेगी, H2 गैस। जैसे मान लीजिए कि एक है ये धातु Na और प्लस है HCl, गिव्स आउट क्या बना लेगी, NaCl और प्लस बना लेंगी H2। इसको बैलेंस कर लो, 2 यहां पर कर लो, 2 यहां पर कर लो, 2 यहां पर कर लो और बना गया 2 NaCl प्लस H2, दोनों बन करके कंप्लीट हो गए। तो ये आप लोगों की जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया है। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में जब अम्ल क्षारक एवं लवण बताया था तो उसमें अम्लों की अभिक्रिया में समझा दिया था, लेकिन फिर दोबारा आ गया था तो बता दिया, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट है आप लोगों का वो है अन्य अधातुओं के साथ। नहीं, धातु लवण के साथ है। धातु लवण के साथ है तो इसके लिए पहले आप लोगों को एक सांडी बना देना चाहूंगा। वो सांडी है ये होता है एक, इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोगों को थोड़ा समझना है। ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को घेर दिया है और इस हाइड्रोजन को घेरने का मतलब क्या है कि जो ये बनाया गया है मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव पर आधारित विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है कि H का जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक, H का जो मानक अपचयन विभव है वो 0 है। तो अब इसमें देखा यह जाता है कि जो अन्य धातुएं हैं उनकी सक्रियता को हाइड्रोजन के सापेक्ष में हम लोग समझते हैं। और हाइड्रोजन के सापेक्ष में समझने का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर की धातुएं हैं, कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि वे धातुएं ज्यादा रिएक्टिव होंगी। इसमें देखने की बात है, हाइड्रोजन के सापेक्ष में मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि इसमें यह देखा जाता है कि जो जिस धातु का हमको निकालना है सक्रियता, उसका हम हाइड्रोजन के साथ में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन की अपेक्षा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागती है कि हाइड्रोजन की अपेक्षा देर में त्यागती है। तो जो ऊपर वाली धातुएं हैं ये इनका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो माइनस में होता है। इनका माइनस में होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव और इनका होगा प्लस में और हाइड्रोजन होगा 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो उतना ज्यादा क्रियाशील होंगी। ठीक, वो उतने ज्यादा क्रियाशील होंगी। अब आप लोगों के मन में दिमाग में विचार चल रहा होगा कि मैंने ये सक्रियता श्रेणी की सारणी आप लोगों को क्यों समझाई और इनका जो होगा क्रियाशीलता कम होगी। ठीक, इनकी ज्यादा होगी। अब इस सारणी को समझाने का मेन मकसद ये था
कि अभी जब आप लोग पढ़ेंगे अन्य धातु लवण के साथ धातुओं की अभिक्रिया, तो उसमें क्या होगा कि जो ऊपर की जो धातु है, मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो ऊपर की धातु है वो अपने से नीचे के धातु लवण के विलयन से अपने से नीचे की धातु को विस्थापित कर देगी। जैसे अगर मैं NaCl की K से रिएक्शन करा दूं, मतलब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन मैं पोटेशियम से करा दूं, तो पोटेशियम सोडियम को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देगा, अर्थात क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम को कर देगा बाहर। ठीक, इतना मेरा बताने का मकसद था। ये सारणी समझाना इसीलिए मतलब इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों को पता चले कि कौन किसको विस्थापित करेगा, वरना इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे जान नहीं पाते हैं कि कौन किसको विस्थापित कर देगा। इस सारणी से एकदम क्लियर हो रहा है कि कौन किसको विस्थापित कर देगा। ठीक, अभी मैंने जब जल से अभिक्रिया बताई थी, तो देख लीजिए कि जो ये वाली है, इनको जान लीजिए, ये जल के प्रति अक्रिय होती है। ये जल से इतनी जो हाइड्रोजन के नीचे वाली, ये जल से नीचे जो जल के साथ ये क्रियाएं नहीं करती हैं। कापर हो गया, पारा हो गया, और ये जो अर्जेंटम हो गया और आरम हो गया, मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, ऐसे मिला करके जल से क्रिया नहीं करते। इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम से कम रखती है, इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागेंगी। ये ज्यादा क्रियाशील होती हैं, और सक्रियता श्रेणी में स्थित प्रत्येक ऊपर का तत्व अपने से नीचे के सभी तत्वों को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक से बाहर ये भी नहीं है, लेकिन इतना समझना जरूरी था ताकि आगे चल करके समझ में बात आ सके। तो मान लीजिए है एक धातु A, ठीक, प्लस धातु B का लवण। इतनी समझ में बात आ रही। कोई धातु A है और कोई धातु B का लवण है, तो इसका जब रिएक्शन आप लोग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, धातु B का लवण बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगी, धातु A। ठीक, कहने का मतलब आप लोग समझ गए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे चलिए इसी का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे मैंने ले लिया K, ले लिया प्लस, ले लिया MgCl2। ठीक, तो यहां पर क्या बन जाएगा, KCl और प्लस क्या बन जाएगा, Mg। अब के यहां पर 2 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए, मामला हो गया बैलेंस। अब आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक, कुछ बात समझ में आई हो तो बताइए, या अगर ना आई हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ले लीजिए आप इनमें से, AlCl3 ले लीजिए और ऊपर ले लीजिए Mg प्लस AlCl3 गिव्स आउट क्या बनेगा, MgCl2 और प्लस एल्यूमिनियम बाहर हो जाएगा। अब आप इसको संतुलित कर लीजिए, इसको कर लीजिए 2, इसको कर लीजिए 3, इसको कर लीजिए 3 और इसको कर लीजिए 2। ये आपका हो गया बैलेंस, और ये ऐसे विस्थापित कर देगा। वैसे Fe हो, Zn हो, Al हो, Mg हो, Ca हो, Na हो, K हो, कुछ भी हो, तो ऊपर की जो धातुएं अपने से नीचे वाले जो धातुएं हैं उनको उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देंगी। बस इतनी सी बात लेकर के हमको चलनी है। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें।
चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब जो हम लोगों को आगे पढ़ना है वो है अधातुओं से रिएक्शन। अधातुओं से रिएक्शन। तो अधातुओं और धातुओं की जब बात आ जाए तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, अधातुएं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अभी कोई बहुत बड़ा दानी हो, कोई बहुत बड़ा भिखारी हो, तो उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होने में क्या होगा, देरी नहीं लगेगी। एक व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे दान देता है, ठीक। एक व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे मांगता फिरता है, कहीं से भी पा लेगा। तो अभी यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा होकर के दान बांटने लगे, दूसरा यहाँ पर लेने वाला हो, तो इन दोनों के बीच में जितने मधुर संबंध होंगे किसी के बीच में नहीं होंगे। पर एक बार कहते हैं ना, मुंह में खून लग जाने के बाद छूटना मुश्किल हो जाता है। अभी कोई एक आदमी यहाँ पर दान देने लगे तो रोज सुबह सवेरे उसके दुकान जो सामने लेने वालों की भीड़ लगती जाएगी। तो वही यहाँ पर बिल्कुल सिचुएशन है जैसे धातु है। तो ये तुरंत क्या बना लेती है, धातु पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगी। अधातु है, ये क्या करेगी, तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और माइनस लगा लेगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन ले करके अधातु नेगेटिव चार्ज बना लेगी। तो बिल्कुल वही लेकर के चलते हैं। अब आप लोग देखिए, जैसे कुछ अधातुओं को ले लीजिए। तो जब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उसमें आगे हम आप लोगों को समझाएंगे कि जो धातुएं होती हैं किस प्रकार की अधातु के कोष में, बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो फिलहाल कुछ परिचय करवा दे रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप, इनके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, ठीक। अब बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो धातुओं को या मतलब किसी को रिएक्शन करने के लिए कोई रिएक्शन क्यों करेगा भाई, ये बता लीजिए। आप लोग पैसा क्यों कमाएंगे, पैसा इसीलिए कमाएंगे कि आप लोग स्टेबल हो पाए, अस्थायी हो पाए, ठीक। तो इसी प्रकार जो हाइड्रोजन्स हैं वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, किसी तरीके से चाहेंगे कि उनके वो अस्थायी हो जाएं। और अस्थायी का मतलब जो तत्वों के अस्थायित्व की बात आती है वो इस बात पर आती है कि उनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, ठीक। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन के जो पहले इलेक्ट्रॉन हैं, 7 जो बाह्य कोष है उससे पहले का कोष, उसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक। तो ये 2 टाइप से स्टेबल हो सकते हैं। पहला, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे, ठीक। ये हाइड्रोजन अगर 7 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दान कर दे तो ये क्या बन जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। दूसरा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो या तो 7 किसी को दे दे तो स्टेबल, या 1 किसी से ले ले तो स्टेबल। अब आप लोग ही बताइए, अगर आप लोगों के पास कहीं ये आ जाए कि 10 रुपया कहीं से छीन लो या मांग लो या कुछ कर लो तो आप बड़े आदमी बन जाओगे, या आप किसी को 100 रुपया दे दो तब आप बड़े आदमी बन जाओगे। तो कॉमन सी बात है, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं कहीं से जा करके 10 रुपये कमा लाऊं, छीन लाऊं, कुछ कर लूं, कुल मिलाकर 10 रुपये ले आऊं, तब मैं स्टेबल हो जाऊं। क्योंकि कोई भी स्टेबल होना चाहता है तो मैक्सिमम पोजीशन पे स्टेबल होना चाहता है, तो वही कंडीशन इसके पास है। अब दूसरी तरफ अगर देख लीजिए, जो सबसे पहले के मेटल हैं
ठीक, जैसे सोडियम हो गया, इनको सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो धातुएं हैं, तो मान लीजिए हम सोडियम को लेकर के चलते हैं। सोडियम परिवार के जो तत्व हैं, इनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब ये क्या करना चाहते हैं, स्टेबल इनको भी होना है, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किसी को अगर दे दें अपना, तो इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। ठीक, तो ये क्या चाहेंगे कि कोई आकर के, भैया अभी हमको पता लगे कि कोई छोटी सी चीज है, उसको हम त्याग दें तो हम अस्थायी हो जाएंगे, या बहुत बड़ी चीज कोई 7 इलेक्ट्रॉन इनको देने आएगा नहीं, इनको भी पता है, और ये एक अपना दे दें तो अस्थायी हो जाएंगे, इसलिए चाहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दें। तो वैसे हम लेकर के चलते हैं, जैसे मान लीजिए एक है Na, ठीक, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अंदर है और 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर है। ठीक, और एक ये है Cl, इसके पास 8 अंदर है और 7 इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक, ये है क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये है सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो ये किधर आएगा, इधर, ये किधर आएगा, इधर, और ये दोनों मिला करके क्या बना लेंगे, NaCl है, तो इसका A और इसका A। ठीक, ये बन गया दोनों के अंदर। ठीक, और इसको बोलेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड। ठीक, और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। ठीक, अब ऐसे ही अगर मैग्नीशियम का हमको देखना हो, तो ये है Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में, और अगर इसको क्लोरीन के साथ में कराना है, तो क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो एक इसका, एक क्लोरीन हो जाएगी। ठीक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर चला आएगा, और ये एक चला जाएगा यहां पर, तो ये क्या बना लेगा, ऐसे Mg, और जो Cl है, ये एक बन गया MgCl2। ठीक, अपनी अपनी बैलेंसी के अनुसार कोई बनाता चले जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन देखा जाए, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब 6 होंगे तो ये किसी से 2 लेना चाहेगा, और Mg है तो इसके पास है 2। अब 2 ये मिला करके क्या बन गया, 2 इसको दे दिया। ठीक, 2 इसको दे दिया तो बन जाएगा MgO। ठीक, ऐसे ही बनते चले जाएंगे। जो धातु और अधातुओं के बीच में रिएक्शन है, वो ऐसे संपन्न हो जाएगी। तो अब हमको देखना है आयनिक यौगिक जो बन रहे हैं इस रिएक्शन से, उनके भी कुछ गुण होंगे। तो आयनिक यौगिकों के मध्य में क्या पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड। इसको मिटा रहे हैं। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी देखी जाए, तो मजबूत बंध होते हैं। ठीक, क्या होते हैं वो बंध, आयनिक बंध। ठीक, आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध होते हैं, और आयनिक बंध ये क्या होंगे, ठोस, क्योंकि बहुत पास पास खींचे रहेंगे। और अगर चालन की बात की जाए, चालकता की,
चालकता ये विलयन में विद्युत के चालक। किंतु चालकता इनकी जलीय विलयन में चालक होंगे, यहां लिख लीजिए जलीय विलयन में। ठीक, जल के साथ ही विलयन बनाते हैं। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि में ये विलय नहीं होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो केवल जल में विलय होते हैं और जल ही में विद्युत का चालन करते हैं। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थी आयनिक यौगिकों की। तो आयनिक यौगिकों के बारे में अब हो गया। अब इसके बाद में सेकंड चैप्टर में आप लोगों को जो इसका थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में बोरियस लगेगा और मुझको भी बनाने में प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए आप लोगों को जो थर्ड चैप्टर है इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो जो नेक्स्ट पार्ट बच रहा है आप लोगों का, और नेक्स्ट पार्ट है धातु का शोधन, धातु की प्राप्ति या धातु निष्कर्षण। ठीक, तो धातु निष्कर्षण बेहतरीन टॉपिक है आगे। तो उस टॉपिक को अच्छे से चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स रह गई हो या कोई समझने में समस्या आई हो तो उसको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। इसको आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर व्हाट्सएप पर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमारे तक बात पहुंचेगी, मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा या जैसे भी हो सकेगा आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ये है मेरा मोबाइल नंबर, इस पर आप लोग कोई अगर कंफ्यूजन है तो उसको पूछ सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, चाहे उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूं या आप लोगों को डायरेक्ट व्हाट्सएप के मीडियम से जानकारी दे दूं। जैसे भी हो सकेगा मैं आप लोगों की समस्याओं को समाधान करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए और आप लोग बने रहिए साथ में। कुल मिलाकर के हमको भीड़ से नहीं मतलब, हमको कुल मिलाकर के सक्सेस से मतलब है। जितने लोग पढ़ रहे हैं वो सक्सेस हों और हम आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सामग्री उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो अच्छी चीज है। वैसे मैंने कोई डाउट रखा नहीं है इसमें, फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, जो चैप्टर 3 है इसके सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।